आपके दिमाग में वेस्टेज हो और आपकी कॉपी भरे, मैं वो चीज एक भी नहीं कराऊंगा जो आपके काम की नहीं हो। आपके देश में नई शिक्षा नीति आई है तो मैं उस नई शिक्षा नीति के तहत ही आपको पढ़ा रहा हूं, उसी की तरीके से पढ़ा रहा हूं कि जो हमारी वेस्टेज चीजें थी, जिन चीजों का हमें काम, हम क्या पढ़ते थे, हम वे चीजें पढ़ते थे जिनकी हमें जरूरत नहीं थी। अगर कोई बंदा कंपनी में जॉब करने के लिए जाता है, बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक करने के बाद अगर वो बंदा किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसका काम डिफरेंट होता है उसकी पढ़ाई से। पढ़ाई सिर्फ उसकी एंट्री पास होती है, गेट पास होती है, डिग्री होती है कि बंदा वहां पे जाके एलिजिबल है वहां पे इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन अगर आप वहां कार्य देखते हो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है हमारी पढ़ाई के। इसी तरीके से मैं आपकी वे चीजें नई शिक्षा नीति के तहत कराऊंगा, वे चीजें कराऊंगा। मैं आपको गेट पास नहीं बनाऊंगा। गेट पास आपके पास है, क्वालिफिकेशन आपके पास है, एग्जाम को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास इंटर है, 10th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपके पास सर्टिफिकेट है। अब हमारा काम क्या है? हमारे पास वो काम है जो कंपनी में चल रहा है। कंपनी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है? टेक्निकल चीजों की, जिस चीज की भी हमें रिक्वायरमेंट है हमें वो चीज सीखनी है कि हमें कंपनी में इजीली से जॉब मिल जाए। अब हमें यहां भी क्या करना है? हमें उन चीजों को ही सीखना है, उन चीजों को ही पढ़ना है जिसके बेसिस पर हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो मैं आपको कहानी में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको मटेरियल वो दूंगा, सिर्फ फैक्ट के साथ दूंगा, नियमित दूंगा। आपका कंटेंट ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए फोकस बनाकर रखिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आप जानते हैं ऋण, लोन को आप भली भांति सभी जानते हैं क्योंकि आप लोन ले लेते हैं किसी भी, आप सिम के द्वारा, एयरटेल के द्वारा, आपके जियो के द्वारा, आइडिया के द्वारा। अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाता था पहले तो आप लोन ले लिया करते थे 5 रुपए का, 10 रुपए का, कि उससे कॉल हो जाती थी आपकी। इसी तरीके से लोन चलता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी लोन चलता है आपका व्यापार के लिए। लोन आपका हर स्टेज पर चलता है, हर व्यवसाय के लिए चलता है, हर प्राइमरी कंडीशन से लेकर हर सेकेंडरी तक चलता है। आपकी एक छोटी स्टेज से लेकर आपके ऊपर तक लोन चलता है, ऋण चलता है, क्योंकि बिना लोन के, बिना गवर्नमेंट की मदद के कोई भी कार्य पूर्ण रूप से आदमी नहीं कर सकता, इंसान नहीं कर सकता। अगर आज मैं कोई किसी भी चीज का कार्य कर रहा हूं, किसी भी चीज की मैं कंपनी लगाता हूं, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, प्रोडक्शन करता हूं और मुझे रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ रुपए की और मेरे पास 2 करोड़ रुपया नहीं है, तो मैं उस कंपनी के आधार पर गवर्नमेंट से लोन ले सकता हूं, अप्रूव करा सकता हूं और उस लोन को चुकाऊंगा। कैसे? ब्याज के रूप में पैसा उसका चुकाना होगा। एक परसेंटेज दी जाती है, 5, 6, 7 जो भी उनकी नियमित परसेंटेज होती है कि आपको इतने समय में ये लोन आपको चुकाना है हमारा, आप किस्त वाइज चुका दीजिए। उसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाती है, या आप एक कंप्लीट पैसा चुका दीजिए, आपको इतने % ब्याज देना होगा। अगर आप लोन नहीं चुकाते तो आपका जो अकाउंट है वो एनपीए में चला जाता है, नोट परफॉर्मिंग असेट के रूप में चला जाता है, एनपीए के रूप में चला जाता है। और वहां पर क्या होता है, जो आपकी संपत्ति आपने गिरवी रखी है अपने बैंक को लोन लेने के लिए, उस पर अधिकार हो जाता है आपकी गवर्नमेंट का, वो जब्त कर ली जाती है और वो अकाउंट आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। किसमें? एनपीए में चला जाता है, जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार जी ने अभी प्रावधान लाए थे एनपीए के लिए भी, उसमें कुछ छूट दे दी गई थी, ठीक है। तो चलिए लोन से संबंधित बात करेंगे हम आपकी अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में, हम बात कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री की। चलिए आ जाइए, अब मैं बात कर रहा था लोन की। जो व्यक्ति ऋग्वैदिक काल में लोन देता था, ऋण देता था, किस पर? ब्याज पर, और ब्याज लेता था, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? सूदखोर। नोट कर लीजिए, सूदखोर कहा जाता था किस व्यक्ति को जो ब्याज लेता था दी हुई राशि पर। और एक नाम और था उसका, वेनकॉट, ठीक है। देखिए, सपोज करिए मैं आपको कुछ राशि देता हूं उधार, मैंने आपको एक राशि दी, एक अमाउंट दिया उधार, और मैंने कहा कि मुझे इतना ब्याज चाहिए, इतने समय में यह राशि आपको चुकानी है, ठीक है। आपने मेरे से वो राशि ले ली ब्याज पर, और आप वो ब्याज सहित मुझे वो राशि चुका देते हो अपने समय में, जो मैंने समय दिया था। तो मुझे क्या कहा गया? मुझे कहा गया सूदखोर या वेंकाट। सूदखोर, सूद पर लिया हुआ पैसा, सूद पर लिया हुआ पैसा या सूद पर दिया हुआ पैसा किसके? खोर।
सूदखोर कहा गया किसे? पैसे को देने वाले को, पैसे को ब्याज पर देने वाले को क्या नाम दे दिया गया? सूदखोर। कहते नहीं है कि कितने सूद पर पैसा लिया है, 2 सूद पर, 3 सूद पर, उसी को कहते हैं जो पैसा देता है किस पर? ब्याज पर, सूदखोर। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। जो चीजें आज हम देख रहे हैं, आपके कलयुग में देख रहे हैं, आपकी 21 सेंचुरी में देख रहे हैं, वो चीजें आज नहीं बनी है, वो कोई भी चीजें आज नहीं बनी है, वो चीजें पहले से ही चलती आ रही हैं पुराने समय से। चलिए अब हम इनके व्यापार की बात करते हैं कि इनका व्यापार कैसा था। इनका व्यापार, इनका विनय प्रणाली इनकी कैसी थी? वो थी आपकी चीजें। देखिए अगर मेरे पास कोई चीजें हैं, मेरे पास सपोज करिए कि मैं चावल का उत्पादन कर रहा हूं, ऋग्वैदिक काल में हम इस समय खड़े हैं। अपने आप को सोचिए, अपने आप को माइंड में देखिए कि आप पहुंच चुके हैं कहां पर? ऋग्वैदिक काल में पहुंच चुके हैं। 1600 से 1000 बीसी के अंतराल में पहुंच चुके हैं और हम लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं किसकी? ऋग्वैदिक काल के। हम 1000 बीसी के आसपास खड़े हैं और हम क्या है? चावल का उत्पादन कर रहे हैं। और हमें जरूरत है किस चीज की? हमें जरूरत है जौ की, गेहूं की, लेकिन हम उत्पादन कर रहे हैं चावल का। तो हम क्या करेंगे? जो अदर इंसान है जो गेहूं का या जौ का उत्पादन कर रहा है, हम उसे चावल दे देंगे और उधर से गेहूं ले लेंगे या जौ ले लेंगे। तो उनका व्यापार था, जो उनका नियम प्रणाली थी व्यापार की, व्यापारिक, वो चलती थी उनकी वस्तु विनिमय प्रणाली पर। किस पर चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है। पैसे का महत्व नहीं था जितना महत्व आज के समय में है, उस समय पर पैसे का इतना महत्व नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली का महत्व था कि आप मेरे से एक चीज ले लीजिए और उसके बदले में मुझे दूसरी चीज दे दीजिए। पैसा नहीं था, लोभ नहीं था, तो वहां पर क्या था? जीवन बहुत अच्छा था, सरल था, किसी भी तरह का हाहाकार नहीं मचा हुआ था। लेकिन आज क्या है? आज वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो चुकी है। हर आदमी पैसे से, उसे करेंसी से नाप रहा है, तोल रहा है। अगर आज मैं कहता हूं कि मेरे पास ये चीजें हैं, आप इसे ले लीजिए और मुझे वो चीज दे दीजिए, वो कहेगा नहीं सर, आपकी जो चीज है उसकी कॉस्ट है 10 रुपए किलो, लेकिन मेरी कॉस्ट की चीज है 20 रुपए किलो, मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, आप नगद खरीद लीजिए। पैसे का लोभ हो गया, पैसे का लोभ हो गया तो हमारे अंदर क्या होगा? घमंडी हो गए और हम इतने पैसों में मगमूल हो गए कि हमें पैसे के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। और इसीलिए आज हमारी परेशानी का सबब बन गया है क्या? पैसा। पैसा हमारे पास होगा तो सुख सुविधाएं होंगी, और सुख सुविधाएं होंगी तो हमें परेशानी भी सामने करनी पड़ेगी। जितना भी हमें जिन चीज़ों का, सुखमय चीज़ों का फायदा होता है, उतना हमें नुकसान भी होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो आपके ऋग्वैदिक काल में आपके 4 यज्ञ, 4 तरह के यज्ञ का, 4 तरह के जो यज्ञ होते थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला था आपका यज्ञ, देखिए आपके ऋग्वैदिक काल में 4 तरह के यज्ञ के बारे में बताया गया है कि उस समय पर 4 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। 4 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिला है कहां पर? आपके ऋग्वैदिक काल में। देखिए प्रथम यज्ञ था आपका अश्वमेध यज्ञ, दूसरा था आपका राजसूय यज्ञ, तीसरा था आपका वाजपेयी यज्ञ और 4th था आपका अग्निष्टोम यज्ञ। देखिए अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? अगर कोई राजा अपने आप को चक्रवर्ती राजा बनाने या चक्रवर्ती सम्राट बनाने की स्थिति में है, वो क्या करता था? एक यज्ञ करता था और अपना एक घोड़ा होता था, उसमें अश्व से जानते हैं आप घोड़ा, उसके अंदर एक घोड़ा होता था और उस घोड़े को छोड़ दिया करता था। यज्ञ की समाप्ति के बाद अगर कोई उसके घोड़े को चुरा लेता था या उसे पकड़ लेता था तो उसके साथ युद्ध होता था। किसका? जिस राजा के द्वारा वह यज्ञ किया गया है, अश्वमेध यज्ञ किया गया है जिस राजा के द्वारा, और जिसने उसके घोड़े को पकड़ा है, चुराया है, उसके साथ युद्ध हुआ करता था। और उस युद्ध को जीतने के बाद
उस युद्ध को जीतने के बाद वो बन जाता था क्या, वो बन जाता था सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। जिस तरीके से आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात करेंगे उस समय पर कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किया गया है, ठीक है। और आपके युधिष्ठिर, महाभारत में आपके युधिष्ठिर जी के द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किया गया है, वे भी चक्रवर्ती सम्राट कहलाए गए हैं, ठीक है। सेकंड है आपका राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ आपका जब हुआ करता था जब कोई आपका राजा है और उसका क्या हो रहा है, उसका सपोज कीजिए कि उसका सम्मान हो रहा है कि वो तख्त पर बैठने वाला है, वो गद्दी पर बैठने वाला, किसकी, राजा की कुर्सी पर बैठने वाला है। तो उसकी कुर्सी पे बैठने से पहले, उसके तख्त पर बैठने से पहले यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीजें और बता दूं, देखिए चीज इतनी महत्वपूर्ण है, आपको मोटिवेट करेगी। मैं प्रयास करूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता रहूं और आपको क्या है, अपने अंदर मोटिवेशन इतना भर लेना है, इतना भर लेना है, कूट कूट कर भर लेना है कि सिर्फ आपको अपने भविष्य, आपको फ्यूचर दिखाई दे, सिर्फ आपको अपने भविष्य पर ही ध्यान केंद्रित करें। देखिए जहां सुविधाओं का अभाव होता है, जहां सुविधाओं का अभाव होता है, सफलता वहीं से होकर गुजरती है, ठीक है। जहां सुविधाओं का अभाव होता है, सफलता वहीं से होकर गुजरती है। कैसे, अगर आज मेरे पास या आपके पास, एक उदाहरण ले लीजिए, आपके लेट स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ लीजिए कि उनकी स्थिति कैसी थी। उन्होंने नाव भी चलाई है, उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, वे स्ट्रीट लाइट में बैठते थे, सड़क किनारे बैठते थे, वहां पर पढ़ते थे। और उनकी मेहनत रंग लाई कि वे भारत के तो साइंटिस्ट थे, दुनिया में उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया, साथ साथ में भारत का भी नाम रोशन किया और भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है। चो आपको ऐसे ही कार्य करने हैं। देखिए जहां पे सुविधाओं का अभाव होता है, उससे मतलब होता है कि हमारे पास उतनी चीजें नहीं है जितनी हमें चीजों की रिक्वायरमेंट है। सपोज करिए कि आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास पंखा नहीं है, गर्मी हो रही है बहुत और आपको पढ़ना है, और आप कहते हो कि यार पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, कल आ जाएगी, कल देखते हैं, कल पढ़ेंगे, टाइम खराब हो। लेकिन एक बंदा वहीं पे होता है जिसके पास ना तो लाइट होती है ना पंखा होता, वो कहता है नहीं मैं पढ़ूंगा, चाहे मुझे सड़क पर जाकर पढ़ना हो, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना हो, मुझे कहीं पर दूसरे के घर पर जाकर पढ़ना हो, मैं पढ़ूंगा और मैं सफलता हासिल करूंगा। इसे कहते हैं सुविधाओं का अभाव। और सफलता कहाँ से होकर गुजरती है, वहीं से ही होकर गुजरती है। तो अपने आप को इतना निर्बल मत बनाइए कि मेरे पास आज ये चीज़ नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको करनी है क्या, मेहनत, ठीक है। चलिए इतना ही मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इतना भी समय नहीं है कि हमें आपकी क्लास भी लेनी है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका जो ऋग्वेदिक काल था उसकी समाप्ति हो जाती है यहीं पर। जो चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं उसमें वैसे तो कोई छूटी ही नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने अधिकतर यहीं पे आपके कंप्लीट करा दिए हैं। मैं आपके लिए एक दिन क्लास लेके आऊँगा, क्वेश्चन से ही रिलेटेड आपके लिए एक दिन का मेरा प्रयास होगा। जितनी भी मैंने क्लास लिया हिस्ट्री की, आज 6th-7th क्लास है, जितने भी उससे क्वेश्चन बनेंगे मैं एक दिन आपके वे क्वेश्चन कराऊंगा जो लास्ट ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। कहाँ पर आ जाते हैं अब हम, उत्तर वैदिक काल। समय बताइए कितना था, 1000 BC से लेकर था 600 BC तक। BC के बारे में बताया था मैंने, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं जिसके समय था 1000 BC से लेकर 600 BC तक, ठीक है। उत्तर भारत में पूरे उत्तर भारत में किसका राज फैल गया, आर्यंस का। देखिए ऋग्वेदिक काल में उनका जो राज था, उनका क्षेत्रफल था इतना अधिक बड़ा नहीं था, लेकिन जितना अधिक बड़ा हो गया उनका उत्तर वैदिक काल में। पूरे उत्तर भारत में फैल गए कौन, आर्यंस, ठीक है। उनका क्षेत्रफल इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। कहां पर, पूरे उत्तर भारत में। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए जो राजा था उत्तर वैदिक काल में वो इतना प्रभावशाली हो गया, इतना ताकतवर हो गया
कि उसकी सेना इतनी बड़ी हो गई ऋग्वैदिक काल के मुकाबले। ऋग्वैदिक काल में कोई सेना नहीं थी, कोई इतनी बड़ी सेना नहीं थी, राजा हुआ करते थे लेकिन इतनी बड़ी उनकी सेना नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी सेना इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी सेना हो गई, और जो वहाँ का राजा था वो इतना प्रभावशाली हो गया, इतना ताकतवर हो गया कि बड़े बड़े यज्ञ उसने करने शुरू कर दिए। किसके लिए? अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस तरह की उसने चीजें की। लेकिन वहां पर क्यों थी? वहां पर इतना इफेक्ट पड़ा उन चीजों का कि वहां पे कुछ कार्य गलत भी होने लगे, और उन कार्यों में एक गलत था कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। कहां पर? उत्तर वैदिक काल में। क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में? क्या हुआ? महिलाओं की जो स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति, चलिए महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा मुझे पावर जो लगानी पड़ रही है कुछ ज़्यादा लगानी पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं, करेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। सिर्फ हमारा कोई बात नहीं, गला खराब होता है तो कोई समस्या नहीं होगी, हम प्रयास करते रहेंगे पढ़ाने का, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको देंगे। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ पर सभा समिति में उनका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, महिलाओं के पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक तरीके से आप देखते हैं कि कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं, अभी भी आज के समय भी कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके लिए महिलाओं का पढ़ना प्रतिबंधित है, महिलाओं का टीवी देखना प्रतिबंधित है, महिलाओं की सोशल मीडिया पर जाना प्रतिबंधित है, महिलाओं को कैद करके रख दिया गया है। वो समय आपका रिलेट करता है उत्तर वैदिक काल से। महिलाओं की स्थिति इतनी भयानक थी वहां पर कि उन्हें किसी सभा समिति में जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें यज्ञ में बैठने की अनुमति नहीं थी, उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ उन्हें अनुमति थी तो वो थी घर में रहने की। ठीक है, घर में रहने की सिर्फ उन्हें अनुमति थी, बाकी सब कार्यों से उन्हें अलग कर दिया गया था, अलग थलग कर दिया गया था। बिल्कुल उल्टा हो गया था किसका? ऋग्वैदिक काल का। और ये समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इतना महत्वपूर्ण समय इसीलिए है क्योंकि वहां पर स्थिति इतनी खराब हो गई महिलाओं की, सभा समिति से बाहर निकाल दी गई, पढ़ना लिखना उनका बंद हो गया, उनकी यज्ञ में बैठना उनका बंद हो गया, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। क्या आई? महिलाओं की स्थिति में क्या आई? गिरावट। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जो सभा समिति थी आपकी विदत या गण था, उनका प्रभाव कम हो गया। कहां पर? आपकी उत्तर वैदिक काल में। और उसका कारण था, सभा समिति थी जो आपकी निश्चय लेती थी, फैसला करती थी किसकी? राजा के बारे में। लेकिन वहां पर राजा वंशानुक्रम नहीं था, वहां पे राजा था आपका कर्म के अनुसार। जिस तरह के कोई आदमी, कोई इंसान कर्म करेगा, उसे इसी अधिकार के तौर पर, उसी अधिकार के तौर पर उसे कुर्सी मिल जाती थी, उसे अधिकार प्राप्त हो जाता था, उसे तख्त प्राप्त हो जाता था, किसका? राजा का। लेकिन उस राजा को सभा समिति विदत गण को खत्म करके, उनकी का प्रभाव कम कर कर अपने जो पद था, राजा का पद था, राजन का पद था, उसे क्या कर लिया गया? वंशानुक्रम या वंशानुगुप्त, ठीक है। चलिए, या वंशानुगत कर लीजिए या गुप्त कर लीजिए। देखिए, जो वंश राजा का जो दौर, एक तरीके से देखिए, आप देखते हो कि पुराने समय पे क्या था, अगर कोई राजा था तो उसी की संतान को राजा बना दिया जाता था। ठीक है, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में राजा के पद को क्या कर दिया गया? वंशानुगत कर दिया गया कि अगर कोई राजा है और उसकी संतान योग्य नहीं है कि वो राजा बन सके, वो राजन बन सके, वो योग्य नहीं है, वो उस कैटेगरी पर खरी नहीं उतर सकती, नहीं है कि वो राजा बनने योग्य है, लेकिन उसे राजा बना दिया जाता था मजबूरी में, क्योंकि जो उसका राजा का पद था वो था वंशानुगत। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस काल में राजा के पद को वंशानुगत कर दिया गया? उत्तर वैदिक काल में राजा के पद को वंशानुगत कर दिया गया। चलिए नोट कीजिए, देखिए
आपकी अथर्ववेद, आपके अथर्ववेद सभा, ठीक है, वह अथर्ववेद सभा वह आपकी समिति, वह समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, 2 पुत्रियां कहा गया। चलिए देखिए, मैंने एक लाइन लिखी है, 8वें सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। प्रजापति से आप क्या समझ सकते हैं? जिस तरीके से आपके ऋग्वेदिक काल में भगवान इंद्र थे, आपके वर्षा के देवता थे, उनका महत्व इतना था कि वे सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ भगवानों में गिनती होती थी इंद्र भगवान की, कहां पर? ऋग्वेदिक काल के अंदर। लेकिन इंद्र भगवान को कम कर दिया गया, उनका दर्जा कम कर दिया गया, उनकी गिनती सर्वश्रेष्ठ से बाहर हो गई, कहां पर? उत्तर वैदिक काल में। और सबसे महत्वपूर्ण भगवान में आपके आज आते हैं भगवान देवता प्रजापति जी, और प्रजापति की 2 पुत्रियों को नाम दे दिया गया, क्या? सभा व समिति। सभा व समिति को प्रजापुत्री की 2 पुत्रियों को कहा गया, कहां पर? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख व श्रेष्ठ भगवान किसे कहा गया? भगवान प्रजापति जी को कहा गया। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं उनकी व्यवसाय की। जो उत्तर वैदिक काल के इंसान थे, उनकी हम व्यवसाय की बात करते हैं। ऋग्वेदिक काल में क्या था? उनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय हो गया उनका, क्या हो गया बताइए? कृषि, खेती, ठीक है। कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया किसका? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आपका जो कृषि थी वो प्रमुख व्यवसाय हो गया, ठीक है। लेकिन आपका ऋग्वेदिक काल में क्या था? पशुपालन। वहां पर पशुपालन से ज्यादा प्रेम था, पशुपालकों को पशुपालन करते थे, और जो उनकी आमदनी थी, जो उनकी इनकम थी, वो गिनती की जाती थी उनकी कैटल से, ठीक है। वहां क्या था? जो राजा था वहां का, उसकी जिसके पास जितनी गाय, जिसके पास जितनी कैटल, जितने अमाउंट में, जितनी संख्या में गाय होती थी, उस इंसान को उतना धनवान, उतना धनी माना जाता था। किसके अकॉर्डिंग? उसके कैटल की गिनती के द्वारा, उसकी कैटल की काउंटिंग के द्वारा। सपोज करिए मेरे पास आज 1000 गायें थी, और मैं वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में खड़ा हूं, और मेरे पास 1000 गायें हैं, और आपके पास 800 गायें हैं, तो मैं आपसे धनी हूं, मैं आपसे ज्यादा योग्य हूं, और मैं आपसे ज्यादा योग्य हूं राजा बनने के। लेकिन आपके उत्तर वैदिक काल में जो वहां का व्यवसाय था, वो उसे पशुपालन को खत्म कर दिया गया, और वहां का राजा वंशानुगत होने लगा।